गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट, इंडिया रसिया। भारत और रूस। इंडिया रसिया पहला हेडिंग है। इंडिया रसिया, भारत और रूस। देखिए, भारत रूस के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं जो शायद और किसी देश के लिए नहीं है। मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनरशिप है ये, यानी सर्वाधिक विश्वसनीय, मोस्ट रिलायबल। बात को ध्यान सुनने की है। रिलायबल शब्द का प्रयोग आईआर में सामान्यतः नहीं करते। इसका मतलब है कि रसिया क्या है, प्रधानमंत्री से पूछा गया था, यानी कुछ संबंध ऐसे हैं जो अभी रसिया की यात्रा पे थे, फिर जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री से पूछा गया भारत रूस संबंधों के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। और संबंध दो प्रकार के होते हैं। कई संबंध को बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो संबंध क्यों है? रसिया। तो हेडिंग यूज कर लीजिए, सर्वाधिक विश्वसनीय सहयोगी। ओल्ड इज गोल्ड। हेडिंग क्या है? सर्वाधिक विश्वसनीय सहयोगी। अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज प्लेटिनम? वाई ओल्ड इज गोल्ड? वाई ओल्ड इज गोल्ड? वाई ओल्ड इज गोल्ड? क्या क्या लगाने से? अच्छा बताओ, आप किन दोस्तों को प्रेफरेंस दोगे, पुराने या नए? किसको? पुराने क्यों? आपको ये कारण, अब ऐसे हल्ला मचोगे तो बात नहीं बचेगी। एक तो बताओ पुराने को क्यों, कौन बता रहा पुराना? याद रखना, आपके आपके मोबाइल में कई नाम ऐसे होंगे जो रोज आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन नहीं आते तो क्यों आएंगे? फुक्कड़ लोगों के पास एसएमएस क्यों आएंगे? माल की बात करते हैं तो। लेकिन अगर आपको लगे कि कभी आप फंस गए हो, अनटाइमली हो, उस समय किसी को फोन किया और फोन किया नहीं, फोन पे तुरंत आ गया, ये दोस्ती है। मेरे बच्चों, अपने दोस्त को टेस्ट करने का तरीका बता दूं, ओल्ड इज गोल्ड कैसे है। नए नए लोग, अमेरिका नया दोस्त है, फ्रांस नया दोस्त है। फ्रांस से समझौता हुआ था 126 राफेल भारत में बनेंगे, लास्ट टाइम पे गच्चा दे दिया, उनका नहीं दूंगा। रसिया, वो वादा किया नहीं, निभाया। वादा करने वाले तमाम लोग मिल जाते हैं, गुलाब दे दूंगा, अरे दे दो तब तो समझे। वादा करने वालों, कई लोग ताजमहल दे रहे हैं, अरे हमें ताजमहल नहीं चाहिए भाई, हमें स्कूटी दे दो तो नहीं सफिशिएंट है, दो यार कुछ। और मैं पुराने दोस्तों कहानी बता दूं,
दो पुराने दोस्त थे, एक ही शहर में रहते थे और दोनों के बिजली के हॉस्टल में जब हम लोग रहते थे तो इसका कोड वर्ड था। इसका मतलब है हॉस्टल में अचानक कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आप कमरे में आए और कमरे में इसको डंडा उड़ने के लिए भाग जाए, संकेत है उसके पीछे आप भी तुरंत भागो, ये पूछो मत। और दोस्ती की पहचान ये है मेरे बच्चों, आपका कोई दोस्त सड़क पे फोन कर दे, भाई बस आ जाओ, ये कह के फोन काट दे, यहां आ जाओ, ये मत पूछो क्यों आ जाए। और कहीं भिड़ रहा है जाके बस वो हाथ पैर चलाना शुरू कर दो। अगर आपका कोई दोस्त है और आप पिट रहे हो और आपको ये समझा रहा है यहाँ पढ़ने आए हो लड़ाई करने आए, पहले दोस्त को मारो। मेरे दोस्तों, दोस्ती सब अरे दोस्ती के बहुत बड़े मतलब हैं। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और ज्यादा ज्यादा बधाना है रे, बेकार वाली बात करते हो। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। और दोस्ती में अब चेक कर लेना कौन आपका दोस्त है, को ऐसे बड़े लोगों बातें भरते हैं। किसी अपने दोस्त को ऐसे टाइम फोन करो जहां पता है वो सो रहा होगा, वो सो रहा होगा, बस एक बार फोन करो, आ जाओ इस समय, और बस ये कह के फोन काट दो और बिना वो पूछे आ जाए, जिस हालत में है उसी हालत में आ जाए, तो क्या है दोस्त। बाकी व्हाट्सएप में बड़े सारे नंबर है, कभी संकट में फंसो तो कौन सा नंबर याद आ जाए, याद ना आ जाए आपके कॉल पे आ भी जाए, तो दोस्त है मेरे बच्चों। इसलिए महाभारत वॉर हुआ, महाभारत वार हुआ और कर्ण, कर्ण बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, कर्ण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा और बहादुर, बहादुर आदमी होना तो, कर्ण बहुत बड़ा बहादुर व्यक्ति था। और उससे जब भगवान कृष्ण ने बात पूछी, तुम इतने ज्ञानी व्यक्ति हो के, बहादुर हो के तुम्हें ये नहीं पता है कि दुर्योधन गलत रास्ते पे, असत के रास्ते पर है? और मुझे सब पता है, ये गलत रास्ते पर है, लेकिन मेरा, आजकल लोग समझाते हैं दोस्त को कि तुम पी क्यों रहे हो, अरे पी रहा है इसलिए तुम्हारा दोस्त है, भाषण मत दो उसको, पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसलिए हमारा दोस्त कौन सा है? जहां सबने साथ छोड़ दिया वह कौन खड़ा रहा? जो हर संकट में हमारे साथ रहा, उसका नाम क्या है? लिख लीजिए, कैसे लिखे पहले पॉइंट। रूस के द्वारा, पहला पॉइंट, रूस के द्वारा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के सामरिक हितों की रक्षा की गई। क्या लिखा आपने? सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत का सहयोग किया गया। सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत का सहयोग किया गया। कश्मीर आतंकवाद, कश्मीर आतंकवाद के मुद्दे पर रूस ने सदैव भारत का समर्थन किया। कश्मीर आतंकवाद के मुद्दे पर रूस ने सदैव भारत का समर्थन किया। अगला पॉइंट, अभी भी भारत की रक्षा सामग्री
अभी भी भारत की रक्षा सामग्री की 60% मात्रा की आपूर्ति अभी भी भारत की रक्षा सामग्री की 60% मात्रा की आपूर्ति रूस ही करता है। रूस ही करता है, जिसके द्वारा भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, INS अरिहंत, INS मतलब इंडियन नेवल शिप, INS अरिहंत जैसे संवेदनशील संवेदनशील सैन्य सामग्री प्रदान की गई है। संवेदनशील सैन्य सामग्री प्रदान की गई है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, हथियार जानते हो, जब हम हथियारों की खरीदारी करते हैं, AK-47 ये भी वेपन्स है, तमंचा वेपन्स ही है। वेपन्स दो प्रकार के होते हैं, एक बहुत सेंसिटिव जो बाकी कोई देने को तैयार ना हो, INS विक्रमादित्य। ये अमेरिका के पास अब सबसे ज्यादा दुनिया में नेवल शिप है 12। अमेरिका एक बार हमने सौदा कर लिया था, अमेरिका से हमने कहा भाई कुछ दोगे? अमेरिका ने क्या, हम कहा वो जो जहाज पे बैठ के ढेचुक ढेचुक जाते हो, बड़ा वाला जहाज है, इस पे फ्लाइट लैंड कर जाती है, फिर टेक ऑफ कर जाती है, किटी हॉक। अमेरिकन का सुनो, आज तो मांग लिया, दोबारा हिम्मत मत करना, ये हम बेचने के लिए नहीं रखते, समझ लो। अमेरिका ने देने से मना कर दिया। यही दोस्ती और परायेपन की खास पहचान होती है मेरे बच्चों। दोस्त का सारा सामान मेरा। और हम जाके रसिया से गए, हमने कहा भाई देखो आज तक हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। रसिया ने कहा हमारे पास INS गोरस्कोप है, ले जाओ। हम ले आए उसको, अब कबाड़ी में था, थोड़ा ठोंका पीटा, उसको ठीक कर दिया, ये बात अलग है। और INS हमारे पास न्यूक्लियर, एकमात्र न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी अरिहंत रसिया की है, रसिया की है। और आप याद रखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन रूस का है। ये वो विपन है जो बाकी जगह से मिल नहीं सकते। आज भी सुखोई रसिया का है। ये बड़ी कहावत है कि इंडियन डिपो में, इंडियन मिलिट्री डिपो में कहीं आप चले जाओ, उसमें अगर आप देखोगे हर तीसरा वेपन आपको रशियन दिखेगा। इसलिए ये दोस्ती है, लंबी दूरी की दोस्ती है। ये पुतिन के और किसी के आने से बदल जाएगी क्या? बदलेगी नहीं। तो अब सब कुछ लोग कहते हैं कि हम रूस के साथ हमने छोड़ दिया, ऐसा क्यों लोग कहते हैं? अगला लिख लीजिए, अगला लिखिए। भारत और रूस के बीच भारत और रूस के बीच सैन्य सामग्री का भारत और रूस के बीच सैन्य सामग्री का साझा उत्पादन अंडरलाइन।
भारत और रूस के बीच सैन्य सामग्री का साझा उत्पादन भी हो रहा है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र उसका एक उदाहरण है जो भारत वियतनाम को दे रहा है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र उसका एक उदाहरण है जो भारत वियतनाम को दे रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस प्रदान करने की वार्ता चल रही है। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस प्रदान करने की वार्ता चल रही है। महाशक्ति होने के कारण महाशक्ति होने के कारण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता महाशक्ति होने के कारण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिसमें रूस सहायक है। जिसमें रूस सहायक है। तो आप याद रखिएगा, रूस के टर्म्स बड़े आसान होते हैं। बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हमें एक्सपोर्ट कर देता है। ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है। रायबरेली में राइफल बनाने की कंपनी अभी हमने लगा रखी है। लेकिन आप याद रखिएगा, अब हर फैक्ट हम नहीं लिख सकते। रक्षा क्षेत्र में भी T-90 से लेके सारे सुखोई से लेके सारे विमान रसिया से आ रहे हैं। लेकिन अब हर इंस्ट्रूमेंट का नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट होने चाहिए, बजाय कि एक एक फैक्ट हम लिखना शुरू कर दें। उसके बाद अगला लिख लीजिए। भारत और रूस भारत और रूस ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रभावी सहयोग कर रहे हैं। और रूस एकमात्र राष्ट्र है रूस एकमात्र राष्ट्र है जिसने कुडंकुलम परियोजना के द्वारा कुडंकुलम परियोजना के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। कुडनकुलम परियोजना के द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। अगला पॉइंट, और हाल ही में यूक्रेन संकट के बाद रूस भारत के लिए रूस भारत के लिए
तेल की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में एक बन गया है। रूस भारत के लिए तेल की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में एक बन गया है। रूस भारत के लिए तेल की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में एक बन गया है। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया। अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्र में भारत और रूस हित एक दूसरे से मिलते हैं। भारत और रूस के हित एक दूसरे से मिलते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के भारतीय सदस्यता के दावे का भी एनएसजी के भारतीय सदस्यता के दावे का भी रूस समर्थक है। एनएसजी के भारतीय सदस्यता के दावे का भी रूस समर्थक है। आप याद रखिएगा, इसका मतलब है कि ऐसे मामलों में कोई विरोधाभास तो है ही नहीं है। तो आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि थोड़ा मामला 71 जैसा नहीं रहा, न अभी मामला थोड़ा गड़बड़ है, तो वो थोड़ी सी कंडीशन भी बदल गई है। याद रखिएगा, जब 1971 में भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र थे, तो उस समय सोवियत संघ का संबंध न चीन के साथ था न पाकिस्तान के साथ। अभी थोड़ा कैलकुलेशन बदल गया है। उस समय हमारा संबंध सोवियत संघ के अलावा किसी के साथ नहीं था, और सोवियत संघ का संबंध न अमेरिका के साथ था, न चाइना के साथ था, न पाकिस्तान के साथ था। आज थोड़ा इक्वेशन बदल गया है। हमने देखिए, भारत रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत के सबसे प्रमुख सहयोगियों में कौन आ गया है? अमेरिका। भाई, वो लॉजिस्टिक रिलेशन रसिया के साथ हमारे नहीं है। आप बस सैन्य अभ्यास की मात्रा गिन लीजिए, सैन्य अभ्यास की मात्रा हमारी किसी देश के साथ सर्वाधिक है तो अमेरिका। और अगर हमने लास्ट में सबसे बड़ा डील ये S-400 का न किया होता, तो पिछले 10 साल में आंकड़े उठा के आप देखिए, अमेरिका के हथियारों की सप्लाई लगभग 150 गुना परसेंटेज में बढ़ी हुई है। ओवरऑल सप्लाई तो रसिया रसिया तो हमारे यहाँ हथियारों की आपूर्ति 71 के बाद से करता रहा है। अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति शुरू की 2004 के बाद से। गैप तो रहेगा ही रहेगा। यानी अगर संबंधों की रफ्तार देखिए तो भारत की रफ्तार अमेरिका के साथ ज्यादा है। इसलिए प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा वेट कर सकते थे। रसिया भी जाते, रसिया के बाद अमेरिका जाते, पहले अमेरिका निपटा दिया। और जरा सोच के देखिए, आजकल भारत के जलवे क्या है। मेलोनी कह रहे हैं कि जब मैं, ट्रंप और मोदी कुछ बात करते हैं, सोचिए हमारा नाम कहां लिया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे बच्चों, ये भारत का हाई प्रोफाइल राइज है। नहीं, पहले हम किसके साथ थे? रवांडा, बुरुंडी, हैती, कमाल की बात। पहले हमारा साथ नाम कौन लेता था? गद्दाफी, लीबिया। लो, आज पता चला बड़े बड़े लोग हमारा नाम ले रहे हैं। कमाल की बात।
इसलिए मेरे बच्चों, एक खास बात है, हमारा रूस के साथ संबंध सदाबहार है, वो तो इंटैक्ट है, दिखता है। लेकिन खास बात है, हम थोड़ा अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं और चीन थोड़ा, रूस थोड़ा। आज की डेट में रूस का सबसे बड़ा पार्टनर चाइना है, आंकड़े से बताते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने शेर कहना शुरू कर दिया। भारत रूस के नए संबंधों पर एक शेर कहा जाता है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली न तुम खाली। लिखने की बात है मेरे बच्चे, लिखने की बात है। अगला है संबंधों, अगला हेडिंग लिखो, संबंधों की वास्तविकता। हेडिंग है संबंधों की वास्तविकता और मिथ्या धारणाएं। संबंधों की वास्तविकता और मिथ्या धारणाएं। और मिथ्या धारणाएं, पहला पॉइंट है भारत रूस संबंध पहला पॉइंट है भारत रूस संबंध ठोस राष्ट्रीय आधारों पर निर्मित है। ठोस राष्ट्रीय हितों पर निर्मित है। भारत रूस संबंध ठोस राष्ट्रीय हितों पर निर्मित है। लेकिन लेकिन वर्तमान विश्व व्यवस्था में परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था में परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं क्योंकि इस समय भारत के संबंध अमेरिका के साथ क्योंकि इस समय भारत के संबंध अमेरिका के साथ अत्यधिक प्रगाढ़ हो चुके हैं। भारत के संबंध अमेरिका के साथ अत्यधिक प्रगाढ़ हो चुके हैं, जबकि जबकि रूस का सबसे बड़ा सहयोगी चीन बन गया है। जबकि रूस का सबसे बड़ा सहयोगी चीन बन गया है। अगला पॉइंट है रूस चीन के लिए वे सभी सैन्य सामग्री प्रदान कर रहा है। रूस चीन के लिए वह सभी सैन्य सामग्री प्रदान कर रहा है। रूस चीन के लिए वो सभी सैन्य सामग्री प्रदान कर रहा है जो पहले केवल भारत के लिए उपलब्ध थी। जो पहले केवल भारत के लिए उपलब्ध थी।
चीन, रूस तेल और गैस का, चीन रूस और चीन रूस के तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। चीन रूस के तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। और दोनों के लिए अमेरिका का प्रभुत्व एक साझा चुनौती है। दोनों के लिए अमेरिका का प्रभुत्व एक साझा चुनौती है। दोनों के लिए अमेरिका का प्रभुत्व एक साझा चुनौती है। इसे आपको याद दिला दें, रूस और चीन के बीच संबंध तो इतने हैं कि इसमें लिखा है नो लिमिट्स, अ रिलेशन विथ नो लिमिट्स। इसका मतलब है संबंधों का मतलब कोई सीमा नहीं रहेगी, और जहां सीमा नहीं रहेगी उस संबंध कैसा होगा। तो मेरे बच्चों तो समझ लो कि संबंध तो ऐसे हैं। रोड बेल्ट सम्मेलन हो रहा था बीजिंग में, रोड बेल्ट सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में पुतिन भी गए थे। अच्छा, पुतिन पुतिन न तो अपनी प्रेमिका को साथ रखते हैं फॉरेन टूर पे, और न पब्लिक दिखाते हैं। पुतिन के परिवार के बारे में वहां की मीडिया कोई न्यूज छाप ही नहीं सकती। चाइना और पुतिन के बीच में एक और रिलेशन है, दोनों तानाशाह है, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। इस वजह से जब पुतिन अपने विदेशी दौरों पर न तो अपनी प्रेमिका के साथ रखते हैं, पत्नी कौन है वही समझ में नहीं आता। तो दो बात ध्यान में रखने की है। पुतिन गए थे सम्मेलन में, तो पुतिन ने क्या किया, सी जिनपिंग की वाइफ को सॉल उड़ाना शुरू कर दिया। सी जिनपिंग ने कहा भाई इतना भी नजदीकी ठीक नहीं है, संबंध को आईआर तक रहने दो, निजी तक संबंध तक मत लाओ। मतलब आप ये समझिए मेरे बच्चों, आज की डेट में यूक्रेन संकट के बाद रूस पे जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, अगर केवल चाइना और इंडिया रूस से सामान खरीदने बंद कर देते, रूस घुटने टेक देता। लेकिन आज रूस दंदना करके बढ़ रहा है, क्यों? चाइना का कारण बहुत बड़ा, उसके बाद इंडिया है। और ये भी याद रखिएगा, इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में इंडिया चाइना के बीच कोई कन्फ्रंटेशन हुआ तो रसिया हमारा साथ देगा? नहीं, रसिया हमारा साथ नहीं देगा। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा प्रेगमेटिक होइए। 90 के पहले जमाना गया। अगर मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि रूस का संबंध चीन के साथ नहीं होना चाहिए, तो पहले हम अमेरिका के साथ छोड़ें। इसलिए अगर हमारे पास खुद ही 3 पार्टनर हैं तो अगले आदमी को हम कैसे रोकेंगे, भाई तुम एक ही पार्टनर रखो। पता चला मैंने 3 चैनल खोल रखे हैं और दूसरों से अपेक्षा क्या कर रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चों देखो, आजकल रिलेशन पहले के संबंधों से अलग है। और याद रखना, ये ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को भी रूस वेपन दे रहा है। अरे पाकिस्तान कितना खरीदेगा? एक दो हेलीकॉप्टर खरीदता है। रूस से 2 हेलीकॉप्टर खरीद लिया, पूरी दुनिया में चर्चा, पाकिस्तान को रूस ने हथियार दे दिया। 2 हेलीकॉप्टर। और याद रखना मेरे बच्चों, चाइना जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में ऑटोनॉमस बन रहा है, कल के लिए रसिया को रिप्लेस कर देगा। हमारी कंडीशन अभी दूर दूर तक ऐसी नहीं है। तेजस हमने लगातार धुआं मार मार के उड़ाना शुरू किया है, अभी क्रैश कर गया है। एक क्रैश किया, उसके बाद सारे को हमने डाउन करा दिया। हमने कहा भाई पहले देखो इसमें मामला क्या है। अभी हमारे पास डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी लंबी फहरिस्त है। चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। इस वजह से ऐसा नहीं है, ये ठीक बात है कि अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, रूस चीन की तरफ देख रहा है। इसके बावजूद भी
भारत रूस ने एक दूसरे को देखना छोड़ा। अब भाई एक आदमी को देख रहे हैं, कोई और आ गया था, मैं 2-4 मिनट अगर उसको देख लिया तो मैं समझिए इसके साथ हमारा उसका संबंध नहीं है। थोड़ा प्रेगमेटिक बनना पड़ेगा आपको। कैसे? हेडिंग, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, इन परिवर्तनों से इन परिवर्तनों से यह धारणा बनाना ठीक नहीं है कि रूस और चीन, सॉरी, भारत और रूस, इन परिवर्तनों से यह धारणा बनाना ठीक नहीं है कि भारत और रूस एक दूसरे के निकट नहीं रहे। भारत और रूस एक दूसरे के निकट नहीं रहे, बल्कि वास्तविकता यह है जबकि वास्तविकता यह है यूक्रेन संकट में, यूक्रेन संकट के दौर में भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, सैन्य सहयोग पर विचार भी कर रहा है, सैन्य सहयोग पर विचार भी कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जबकि अमेरिका यूरोपीय देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं। अमेरिका यूरोपीय देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं। कठोर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर रखे हैं। अगला, फिलहाल, अगला फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के संकेत दिए हैं। इससे इससे भारत के इससे भारत के दृष्टिकोण इससे भारतीय दृष्टिकोण को बल प्राप्त होता है। इससे भारतीय दृष्टिकोण को बल प्राप्त होता है क्योंकि भारत ने
शुरू से ही इस समस्या के भारत ने शुरू से इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। भारत ने शुरू से ही समस्या के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। समस्या के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। आप याद रखिएगा, इस जब से यूक्रेन संकट छिड़ा है, भारत के लिए समस्या इसलिए बढ़ी है कि यूक्रेन संकट छिड़ने के बाद रसिया की निर्भरता चीन पे ज्यादा होती चली गई, प्रॉब्लम आई। लेकिन जब से अब भारत के सामने बड़ी समस्या है, न हम यूक्रेन के साथ जा सकते हैं और न ही चीन के साथ, न ही रसिया के साथ, या ये कहिए कि दोनों में किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यूक्रेन को लेकर पूरा यूरोप और अमेरिका एक साथ है। जैसे हम फिलिस्तीन को नहीं छोड़ सकते अरब राज्यों के कारण, वैसे यूक्रेन के साथ हम पीछे हट नहीं सकते। इसे आप याद रखें, जब भी युद्ध में लोग मरते थे और आलोचना होती थी कि मानव नरसंहार का उल्लंघन हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ पे कोई प्रस्ताव आता था तो भारत सीधा कहता था हम मानव अधिकारों के नरसंहार के विरोधी हैं। लेकिन नरसंहार किया किसने वो हमें नहीं पता है। वह भारत सीधा बीच का रास्ता लेके निकलता था। इस बात को लेकर एस जयशंकर की यूरोप में बड़ी भिड़प हो गई। यूरोपीय देशों ने कहा आप कैसे लोकतांत्रिक देश हो, ये बताओ ये वार किसके बीच में है, लोकतंत्र तानाशाही के बीच में है, और आप कौन हो। भारत ने कहा लोकतांत्रिक, तो आपको किसके साथ होना चाहिए, यूक्रेन के साथ होना चाहिए। अरे हम लोकतांत्रिक हैं, पुतिन तानाशाही है, इसे हमें यूक्रेन के साथ होना चाहिए, ये यूरोप और अमेरिका में समझा रहे थे। अब बताओ, हमने सीधा कहा, हमने कहा देखो भाई, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। बात सीधा फार्मूला है, जहां से सस्ता दुकान सामान मिलता है वहां से लेंगे, जिस दुकान से दिल लगा है वहां से लेंगे। कमाल की बात है। ये पता चला कभी ओ माय गॉड, कभी मेरे मोहल्ले में पानी की दुकान बहुत चल गई, और कारण आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो पान की विक्रेता थी वो पान देने के साथ अपना अंगूठा टच कर देती थी लोगों हाथों में। ये पागल लोग जो आईआर नहीं पढ़े थे। मेरे बच्चों, अंगूठा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रुपया? कमाल की बात है। तो ऐसे में भारत भावनात्मक बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए भारत ने कहा भाई, यूक्रेन क्राइसिस के मौके पर ऐसा लगा दुनिया दो पार्ट में बट गई है। एक तरफ अमेरिका यूरोप यूक्रेन के साथ, दूसरी तरफ चाइना रसिया के साथ, और इस समय भारत ही ऐसा मात्र देश है जो तुरंत हम सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं। हम कहा शांति होनी चाहिए, हम वार बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री के पास आया, उन्हें बोला ऐसा हो जाएगा, उनका हो नहीं जाएगा, कह तो सकते हैं ना, वचनम किम दरिद्रम। अरे मेरे दोस्तों, वचन से हम क्यों पीछे हट जाएं? और आप देखो अब रसिया, अब देखो समझौता यूक्रेन, ये जेलेंस्की था फिल्म का हीरो, कोई समझ नहीं पाया कि पर्दे वाला हीरो और रियल लाइफ हीरो में फर्क होता है, और पिट गया। और मामला ये फंस रहा है। देखिए कहानी बड़ी पुरानी जाती है। मामला यूक्रेन संकट का है या रूस की बढ़ती शक्ति महत्वाकांक्षा का है? यूक्रेन तो बिला वजह पिट गया। मेरे दोस्तों, जंगल में दो बड़े हाथी लड़ते हैं, घास बर्बाद हो जाती है, वही हाल यूक्रेन का हुआ है। बिला वजह दो जेंट के चक्कर में पड़ गया, और अमेरिका ने कह रखा तुम चिंता मत करो, तुम लड़ना, हम पीछे हैं। बाइडेन गए और ट्रंप कह रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है चाइना बड़ा समस्या है, रूस नहीं। 71 में राष्ट्रपति निक्सन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने दोस्ती कर ली थी चाइना से, दोस्ती कर ली थी उस समय चाइना से रूस को पीछे करने के लिए। आज समीकरण बदल गए हैं। आज अमेरिका को पता है कि रसिया हमारे साथ हो जाएगा
तो चाइना को कंटेन करना बहुत आसान होगा। रूस और चीन एक साथ रहे तो फजीयत रहेगी। और शुरुआत होती है वहां से। तो लोग कहते हैं भाई पूरी संघर्ष कहानी क्या है? कुछ लोग कहते हैं शक्ति की महत्वाकांक्षा। अब इसमें किसी वार में कौन दोषी होता आज तक सिद्धांत पता नहीं चल पाया। किसी वार में कौन किस पे हमला करता है ये सिद्धांत नहीं पता चल पाता। क्योंकि पहली थियरी ये है, इस पूरी यूक्रेन संकट के लिए दोषी है अमेरिका। क्यों? नाटो का विस्तार क्यों किए जा रहे हो? अरे 1949 में बना था, कोल्ड वार के लिए बना था। और अब नाटो के विस्तार तो ऐसा हो रहा है, जो पहले पूर्वी यूरोपीय देश थे जो कभी वारसा के पार्ट थे, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये सब नाटो में आ गए। और वो तो छोड़ दीजिए, सोवियत संघ के पार्ट थे, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये नाटो में आ गए। अब और भी मामला छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल सोवियत संघ के नजदीक थे, यूक्रेन और जॉर्जिया, तो ये भी आ जाओ। तो एक पक्ष ये कहता है भाई बताओ नाटो के विस्तार क्या जरूरत है? नाटो क्या है? पूरी दुनिया के दबंगों का एक समूह है जो लठ लेके चलता है। आप गांव में हर 4 बच्चे रोज ही लठ लेके चलने लगे तो बाकी गांव के लोग क्या सोचेंगे? या तो हम भी लठ रख लें या इस गांव से निकल लें। और दुनिया में निकलने का विकल्प नहीं होता। पहला पक्ष जो मानता है अमेरिका दोषी है। दूसरा पक्ष क्या कहता है? नहीं, रूस को फितूर आ गया है। याद रखिए, रूस का इतिहास बड़ा जबरदस्त है। कुछ राज्यों का तो इतिहास से ही नहीं, जैसे पाकिस्तान। भाई जब 47 में ही बना है तो इतिहास कहां से लाओगे? अब इतिहास लाओगे इंडिया से जुड़ जाएगा। इंडिया से जोड़ना नहीं चाहता अपने आप को। कुछ राज्य, ईरान, मेसोपोटामिया, दजला, फरात, कुछ राज्य नहीं, सभ्यताएं। इंडिया 5000 साल, हम झूठे मूठ बताते 5000 साल, गिनो जाके गिनो 5000 साल, कितने साल की सभ्यता है? 1000-2000 साल हम चुटकी में से बढ़ा देते हैं। सभ्यता तो वही है। वही से रसिया के साथ है। रसिया सार अंपायर, सार मतलब इसे आप जार कहते हैं। जार को जार भी कहा जाता है, इंग्लिश में सार भी कहा जाता है। तो जो सार अंपायर है वो पहले था जलवा। उसके बाद अक्टूबर 1917 जब साम्यवादी क्रांति हुई, तो आपको पता है दुनिया के सारे लोग हज करने जाते थे, मक्का मदीना नहीं, मॉस्को। दुनिया में मॉस्को में क्रांति का फार्मूला बिकता था मेरे बच्चों। और क्रांति का फार्मूला ऐसा मतलब आधी दुनिया में लाल झंडा फैल गया, लाल सलाम। ये रसिया था। और पुतिन कह रहे मैं वैसे ही महान रसिया को बना दूंगा। इसे पुतिन कह रहे पहला, सारे जो छोटे मोटे राज्य हैं हमारे नीचे चलो। बेलारूस ने कहा भाई कहां चले? उनका नीचे बैठ जाओ। बेलारूस ने कहा भाई जमीन खोद के यहीं। उन्होंने कहा जी यहीं बैठो अभी। और रूस ने कहा, पुतिन ने कहा गुड बॉय, ऐसा हमें दोस्त चाहिए। रूस, बेलारूस तो इतना बड़ा भक्त है रूस का। बेलारूस ने भी कई बार कहा महोदय आप मुझे परमाणु बम बस दे दो, मैं मार तो मत दूंगा, आप चिंता मत करो। पुतिन ने कहा गुड बाय, मैं ऐसे ही बच्चों को ढूंढ रहा हूं। लेकिन जेलेंस्की टकरा गया। और जेलेंस्की को बेड़ा कौन दिया? अमेरिका ने। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दोस्त के बूते पे लड़ाई करोगे तो पिटोगे। और मामला की देखिए, एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं रूस को विस्तारित करने का मन आ गया है। रूस को लगता है कि लाल झंडा फिर से वो 15 राज्य पूर्वी यूरोप में भरने जा पाए, लेकिन हमारा 15 राज्य तो एक साथ आ जाए। अगर वो 15 राज्य एक साथ आएगा, यूरोप की सांसें रुक जाएंगी फिर। इसलिए इसमें कौन दोषी है बड़ा विवाद का विषय है। अब शर्त कैसे, इसमें समझौता कैसे हो सकता है? यूक्रेन क्राइसिस में क्रीमिया ये छीन लिया है, पहले से ही छीन लिया है, ये वाला भाग छीन लिया है। यार यूक्रेन का अन्याय नहीं हो रहा है मेरे बच्चों? एक छोटा सा राज्य है, अपनी जमीन छीन ली उसकी। पहले क्रीमिया छीन लिया। और क्रीमिया पता कैसे छीन लिया? क्योंकि यहां रूसी भाषा के लोग ज्यादा थे। इसका मतलब है कि जहां के लोग ज्यादा भाषा के होंगे, तो अमेरिका में जितनी हिंदी भाषा के लोग बोलते हो भाग हमारे अंदर मिला दो। तो कल अमेरिका क्या कनाडा हमारा है? और ग्रीनलैंड, रसिया कहेगा ताइवान, चाइना कहेगा ताइवान हमारा है।
दुनिया में कोलाहल मच जाएगा। ये संकेत ठीक है नहीं। क्रीमिया को छीन लिया, और क्रीमिया को छीना क्या, जनमत संग्रह करा दिया टैंक लगा के। पहली बार जनमत संग्रह टैंक के सामने हो रहा था रूस में 2 क्षेत्र, चेचनिया, बोजवोदिना, जहां अलगाववाद की मांग होती रही है। रूस ने वहां कभी जनमत संग्रह नहीं कराया, यहां जनमत संग्रह करा दिया। और ये मामला तो पुराना जाता है, 2014 से पहले, जो 2014 से पहले पहली बार ऐसा हुआ। 90 के बाद यूनाकोव शासक आया। यूनाकोव यूक्रेन का। यूनाकोव पहला शासक था जो अपने अप्रोच में पूर्व रशियन था। यूनाकोव रूस के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता था। बाकी कोई यूरोप का देश रूस के साथ इसलिए बहुत अच्छा संबंध नहीं बनाना चाहता, रूस के पास कुछ है वे नहीं। इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की, गैस, अरे 2 ही चीज तो है, गैस तेल बेचता है, हथियार बेचता है। हाँ, साइंस टेक में आगे है, यहाँ उसका फायदा लेना चाहते हैं। इसे अगर छोटे छोटे देश रूस से नहीं जुड़ना चाहते, कारण है रूस आर्थिक रूप में खस्ताहाल है। तो केवल भय दिखा के तो मामला बना नहीं सकते। एक संघर्ष कहानी शुरू हुई थी 10 साल पहले। यूनाकोविच पहली बार 90 के बाद ऐसा आदमी आया जो रूस समर्थक था। यूक्रेन के लोगों ने उसको हटा दिया, उनको कहेंगे भागो यहाँ से, हमारा संबंध यूरोप के साथ होगा, रूस के साथ नहीं। और उसके बाद यूनाकोविच दौड़ते दौड़ते गया पुतिन के पास। यूनाकोविच, पुतिन महोदय, मुझे बहुत पीटा है। पुतिन ने कहा, यूं ना बोल, क्यों पीटा है? यूनान ने कहा, सर बोल दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। पुतिन ने कहा, ना ना, तो बताओ पीटा किसने है? कहा, जितनी बार आपका नाम लिया उतनी बार और पीटा। उसके बाद पुतिन दंडना कर गया, क्रीमिया छीन लिया। अब पुतिन का पर्पज है या तो यूक्रेन से जेलेंस्की को हटा दे, या लगभग ये पूरा भाग छीन ले। कैसे शांति वार्ता होगी? यूक्रेन नाटो में न जाए, इस बात से सहमत हुआ जा सकता है, समझौते की शर्त तो मान लेंगे, लेकिन क्रीमिया भी ले ले ये रसिया, ये भी मान लेंगे। इस पार्ट का क्या होगा? और इस पार्ट को अगर आपने रसिया को दे दिया, रसिया सिर्फ मान जाएगा क्या? ना। इसलिए मेरे बच्चों, जो दिख रहा है और कल के लिए अगर इसमें हो जाएगा, फिर प्रॉक्सी वॉर चलेगा इसमें। इसलिए रास्ता आसान नहीं है इतना। लेकिन हमें क्या करना है? इधर भी। और हमें क्या कहना है? शांति से वार्ता होनी चाहिए। वार्ता कैसे होनी चाहिए? लिख ले, क्या लिखा आपने? हेडिंग चेंज कर दिए। यूक्रेन समस्या, यूक्रेन समस्या समाधान और भारत रूस संबंध। यूक्रेन समस्या समाधान और भारत रूस संबंध। पहला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा समस्या के समाधान की पहल की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा समस्या के समाधान की पहल की जा रही है, जिसके अनुसार
जिसके अनुसार यूक्रेन की प्रस्तावित नेटो की सदस्यता यूक्रेन की प्रस्तावित नेटो की सदस्यता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की प्रस्तावित नेटो की सदस्यता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा। क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा। पॉइंट नंबर 3, पूर्वी यूक्रेन में जिन क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, पूर्वी यूक्रेन में जिन क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, उसमें फिलहाल युद्ध विराम का समझौता लागू करना, उसमें फिलहाल युद्ध विराम का समझौता लागू करना, उसमें फिलहाल युद्ध विराम का समझौता लागू करना। अगले पैराग्राफ से, यूक्रेन संकट का समाधान अभी भी जटिल बना हुआ है। यूक्रेन संकट का समाधान अभी भी जटिल बना हुआ है क्योंकि यूरोपीय देश रूस की आक्रामक नीति से भयभीत है। क्योंकि यूरोपीय देश रूस की आक्रामक रणनीति से भयभीत है। यूरोपीय देश रूस की आक्रामक रणनीति से भयभीत है, लेकिन युद्ध से यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। लेकिन युद्ध से यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। युद्ध से यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और यदि अमेरिका रूस को छूट दे रहा है, यदि अमेरिका रूस को छूट दे रहा है तो अमेरिका रूस को साथ रखकर चीन के विरुद्ध रणनीति बनाना चाह रहा है। अमेरिका रूस को साथ रखकर चीन के विरुद्ध रणनीति बनाना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, रूस नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, रूस नहीं है। अगले पैराग्राफ से अगला पॉइंट,
इस समझौते के शांतिपूर्ण समाधान से इस समझौते के शांतिपूर्ण समाधान से भारत को निम्नलिखित लाभ होंगे। इस समझौते के शांतिपूर्ण समाधान से भारत को निम्नलिखित लाभ होंगे। पॉइंट नंबर 1, रूस से हथियार आयात करने में आसानी रहेगी। पॉइंट नंबर 1, रूस से हथियार आयात करने में आसानी रहेगी। और सैन्य सामग्री समय पर भी प्राप्त होगी। रूस से हथियारों के आयात में आसानी रहेगी और सैन्य सामग्री समय पर भी प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका रूस के साथ संबंध सामान्य होने पर अमेरिका रूस के साथ संबंध सामान्य होने पर अमेरिका अमेरिका चीन के प्रभाव को सीमित करने का एकतरफा प्रयास करेगा। अमेरिका चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए एकतरफा प्रयास करेगा। जो भारत के लिए सकारात्मक होगा। चीन के प्रभाव को सीमित करने का एकतरफा प्रयास करेगा जो भारत के लिए सकारात्मक होगा। और अंतिम, भारत के संबंध अमेरिका और यूरोप से और सुदृढ़ होंगे। भारत के संबंध अमेरिका यूरोप से और सुदृढ़ होंगे। भारत के संबंध अमेरिका यूरोप से और सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि अभी लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर मानवाधिकार के नाम पर यूरोप इस युद्ध में भारत से यूक्रेन के पक्ष लेने का दबाव डालता है। यूरोप इस युद्ध में भारत पर यूक्रेन के साथ होने का दबाव डालता है। भारत यूक्रेन के साथ होने का दबाव डालता है। अगला हेडिंग, रूस के साथ संबंध बेहतर करने की नवीन पहल। अंतिम हेडिंग है, रूस के साथ संबंध बेहतर करने की नवीन पहल। यहां तक कुछ पूछना आपको? और एक बात आप याद रखिएगा, आईआर में किसी चीज का कोई ऑब्जेक्टिव उत्तर नहीं है, क्योंकि जो समीकरण मैं बता रहा हूं उसके उल्टा भी आप सोच सकते हैं। कई बार समीकरण एक तरफ हम देख रहे हैं, मामला दूसरी तरफ बन जाता है। तो आईआर में चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। लेकिन भविष्य के संबंध की बात देखें, और बस इतनी बात आपको याद दिला दें, जैसे अभी 26 जनवरी कार्यक्रम में हमने बुलाए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। ये सब डिप्लोमेटिक तरीके हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन आपको याद दिला दें, रूस को हम वहां बुलाते हैं जहां किसी को झांकने तक नहीं देते।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो रूस के साथ तो हमारे बड़े पुराने संबंध है, याद रखिएगा। अभी एक ही बात देखिएगा, पन्नू के मामले को लेकर अमेरिका ने हमारी कितनी फजीहत की। यूएसएड का मामला था ये। और आपको बहुत, जो अब कैमरे के सामने कई बार बताना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बच्चों, रूस कितना अच्छा हमारा रिलेशन है। देखो मेरी बच्ची एक सो रही है, एक सो क्या हो गया जरा देखो तो, सो रहे हैं। पानी चाय कॉफी बताओ क्या पिलाए मेरे बच्चे। बताओ। तो अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ कई देर से लिख भी नहीं रही है, आंख बंद की हुई है, लगता है ध्यान में जा रही है कि बागेश्वर के यहाँ कुछ पैसा कुछ है मेरे बच्चे। अच्छा, अरे मेरे सुन लो मेरे बच्चे, याद रखना। भारत और रूस के बीच, अरे पहले सुनो, पर्दे के पीछे वाली बात मैं बताता हूँ। भारत रूस के बीच ट्रस्ट का हाल ये है, यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन वॉर के समय दो रूस से ऐसे लोग आए, दो व्यापारी आए जो पुतिन की नीतियों के बड़े आलोचक थे। आके उड़ीसा में आए, होटल की छत से गिर गए, अब कहीं फिसल गए होंगे, तुमने क्या किया। और सुनो, कनाडा पाकिस्तान में जो भी बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए जो भारत विरोधी गतिविधियों में थे, हमने थोड़ी कुछ किया। हमारे मित्र केजीबी और रॉ के बीच वो संबंध है मेरे दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ मुंबई आतंकी हमला हुआ था, सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की यात्रा उस समय रोक दिया था, रूस की यात्रा नहीं रोकी। ये ठीक है, रूस की इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है, हथियार थोड़ा अभी थोड़ा सा। भाई देखिए, इस यूक्रेन संकट में दिखा हुआ है, अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल से मार दिया गया, रूस के टैंक उड़ गए। लेकिन रूस के टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है मेरे बच्चों। हाँ, ये बात थोड़ी थोड़ा अलग होता है कि आईएनएस विक्रांत बनाने के लिए उसने स्टील नहीं दिया। अब थोड़े थोड़े मामले तो ऐसे ऐसे चलते ही रहते हैं। तो ये सब प्रैग्मेटिज्म चलता रहता है दुनिया में। हर देश का संबंध उसके महत्व के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। न कोई परमानेंट मित्र होता है, न कोई परमानेंट शत्रु होता है। रूस हमारा बड़ा उपयोगी दोस्त है, भूटान भी उपयोगी है। इन अब आप कहोगे कि वो अमेरिका का रिप्लेसमेंट हो जाए तो फिलहाल कठिन है। इस यूक्रेन वॉर में दिख गया है, रूस परेशान है। आपको पता है, रूस और हमारे यहाँ के एक से बहादुर लोग हैं, चाइना पाकिस्तान से लड़ ही रहे हैं, जाके रसिया में लड़ रहे हैं। रूस के यहाँ लड़ने वाले लोग मिल नहीं रहे हैं, या 21वीं शताब्दी है। रूस के पास कहा जाता है सारी ड्रोन वगैरह की तकनीकी बाया नॉर्थ कोरिया चाइना ने दी है। तो ये भी रूस के डिफेंस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यूक्रेन वॉर में दिखी है। अन्यथा पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री गए, याद रखिएगा, हमारा प्रधानमंत्री जाए रसिया में और डिफेंस में कोई वार्ता ना हो, इसका मतलब मामला थोड़ा सा चेंज है, हो रहा है। हर देश के संबंध का एक मर्म होता है। रूस में कोई जाएगा डिफेंस की बात करेगा, जापान में जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट में बात पर जापान जाने क्या मतलब फिर। तो चीजें चेंज होती हैं। हेडिंग क्या लिखा आपने। हाँ, पहला पॉइंट, रूस भारत का रूस भारत का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। रूस भारत का विश्वसनीय सहयोगी रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए
निम्नलिखित पहल की भी आवश्यकता है। संबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित पहल की भी आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, व्यापारिक। पॉइंट नंबर 1, व्यापारिक और निवेश के संबंधों, व्यापारिक और निवेश के संबंधों को सुदृढ़ करना, क्योंकि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रूस अभी भी एक आकर्षक बाजार नहीं है। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रूस अभी भी एक आकर्षक बाजार नहीं है। दूसरा पॉइंट, रूस में आसानी से प्रवेश के लिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक, रूस में आसानी से प्रवेश के लिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक चेन्नई व्लादिवोस्टोक तथा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे, उत्तर दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे को शीघ्रता से पूर्ण करना, उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे ITCNS शीघ्रता से पूर्ण करना, जिससे रूस के बाजारों में पहुंच आसान हो सके। जिससे रूस के बाजारों में पहुंच आसान हो सके। तीसरा, भारतीय विश्वविद्यालयों में, अगला, भारतीय विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, भारतीय विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, भारतीय विश्वविद्यालय में रूसी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। एक खास बात आप देखोगे, जितने भी स्टेप्स हमने लिए हैं, इसका मतलब है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे व्यापार वहां बहुत ज्यादा है जहां इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, हमारे संबंध उन देशों के साथ ज्यादा है। लेकिन अभी आप देखोगे मंदारिन, अब इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ाया जाता है? यूपीएससी पास करने के थोड़े। हमारे विश्वविद्यालय आप देख लो, एक तो आज की डेट में ज्यादातर तो पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशन की होनी चाहिए, और पढ़ाई हो रही हिंदी साहित्य की। क्या करेंगे? कबीर तुलसी वो निराला थे, अगला पीढ़ी निराली हो जाएगी। अच्छा नहीं, अरे हिंदी वाले सर को मैं बताना, सॉरी मैम, ओ माय गॉड। जिन बच्चों का हिंदी साहित्य हो, मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अच्छी बात उसमें है क्या जो बुरा नहीं मानोगे इसमें?
अरे पढ़ना है, रूसी पढ़ो, जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, टर्किश पढ़ो। दुनिया में सीटें खाली हैं, दुनिया में लोग मिल नहीं रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? पढ़े फारसी, बेचे तेल। ये देखो मूर्खता का खेल। अरे मेरे बच्चों, ये किस्मत का खेल नहीं है। आपको पता है, ओ माय गॉड, हमारे विश्वविद्यालयों में अरे ये जरूरत मंदारिन की, बता जा, मंदारिन, जापानीज, फ्रेंच, लैटिन भाषा, एकमात्र टर्की लैंग्वेज पढ़ाने वाला जामिया मिलिया है। कमाल की बात है, पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है मेरे बच्चों। आने वाले समय में आपको पता है, जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अब पुर्तगाल में सेब तोड़ने वाले लोगों की मांग है। लेकिन सेब कैसे तोड़ोगे? हिंदी में जाके। अब हम अरे मेरे बच्चों, बाहर जाओगे तब पता चला लैंग्वेज कितना बड़ा इशू है। पता चला पुर्तगाल में हम गए, ग्रीस में गए, इशारों इशारों से बात कर रहे हैं। खाना खाएंगे, 2 रोटी 1 रोटी, ऐसे से बात करते हैं, 2 रोटी 1 रोटी। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो इंग्लिश भी नहीं समझते। इसलिए मेरे बच्चों सोचो, अब कैसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की हो गई। अरे पहले हर विश्वविद्यालय में पहले विदेशी भाषा पढ़ाओ। दुनिया खाली हो रही, कहीं नर्स, पूरी दुनिया में नर्स की मांग है, लेकिन नर्स क्या पढ़े? किड़पुड़ी कल मलयालम पढ़ के आ रही है। अरे उसको पुर्तगीज, लैटिन, इंजीनियर क्या पढ़ाओ? फ्रेंच, इटालियन। मेलोनी बुला रही है किसी के पास, बोल क्या रहे? निराला पढ़ के जा रहे। ठेंगा होगा निराला पढ़ के। दुनिया हमारा इंतजार कर रही है और हम दरवाजा, किसी आईआर क्या करता है? दरवाजा। कमाल, पूरी दुनिया हमारे सामने पड़ी हुई है और जा कहा रहा है? मोतिहारी में। लिखने के बाद क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट है, रूस। अगला पॉइंट, रूस के साथ तकनीकी तकनीकी क्या लिखा? रूस के साथ तकनीकी, वैज्ञानिक, तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, भारत रूस संबंध राज कपूर के फिल्मों की भांति पुराने हैं। हाँ, निष्कर्ष लिखना है। हाँ, राज कपूर ही। नहीं तो क्या मैं मजाक करवा रहा हूँ? ये लिख रहा है। भारत रूस के संबंध राज कपूर की फिल्मों की भांति सदाबहार है। याद रखिए, सदाबहार कौन सा संबंध है? आप मौसमी हैं, सदाबहार हैं। क्या लिखा आपने? एक बात याद रखिए, अमेरिका सदाबहार मित्र है या मौसमी? मौसमी मित्र बेकार होते हैं। क्या लिखा आपने? सदा, जिनके संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया
जिनके संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि बिना बोले जिन संबंधों को समझा जा सकता है, क्योंकि जबान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं मेरे बच्चे। क्या लिखा आपने? बिना बोले जिन संबंधों को समझा जा सकता है वो भारत रूस हैं। वो भारत रूस है। किसी बच्चे ने पूछा है कि रूस चीन मित्रता का भारत पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, रूस चीन संबंध वही है, मैंने कहा ना कि अमेरिका कितना रूस को काट लेता है और रूस चीन संबंध बढ़ेगा, लेकिन याद रखना भारत रूस संबंध कम नहीं होगा। हर चीज तुलनात्मक है। हमारा रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन उससे भी अच्छा किसका है? अमेरिका। अमेरिका का हो गया है। तो ये चीजें बदली हैं जिसको हमने स्वीकार करना है, क्योंकि रसिया में हमारे डायस्पोरा नहीं है, अमेरिका में है। जितना हमारा बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ है, रसिया के साथ नहीं है। अरे तो तेल आ गया तब 60 आ गया। रसिया के साथ तो हमारा $10 बिलियन तक व्यापार नहीं है, सोचो। उससे तो हमारा साउथ कोरिया के साथ है यार। उससे ज्यादा तो मैक्सिको के साथ हमारा व्यापार है। कहाँ वो स्थित है? कुछ पूछना है? अगला हेडिंग, भारत जापान। भारत जापान। जापान। मुझे पता है सुशील अब अच्छा बच्चा बन गया, सब भड़काते हैं उसको, पीछे देखो। अब सुशील जेलेंस्की नहीं बनेगा। ये समझो जेलेंस्की को लोग कैसे बलिदान करवा देते हैं, समझ गए ना? एक बात याद रखो मेरे बच्चों, आप याद रखो, जापान, ओ माय गॉड, भारत और मेरे दोस्तों, जापान की कहानी बताती है कि राष्ट्र का निर्माण होता कैसे है। आपको पता है, राष्ट्र का निर्माण लोहे से नहीं, कोयले से नहीं, खनिज पदार्थों से नहीं, किससे बनता है? लोगों से। ये मेरे बच्चों, ये भारत की जनसंख्या है या ह्यूमन रिसोर्स है? ये सच मानो, ये केवल हमारे गवर्नेंस का फेल्योर है। मैं तो कई बार बात कहता हूं, हमारे पॉलिटिशियन ने जाति, धर्म, भाषा, लिंग और कुछ मिले तो और भी बांटे ही दे वो। ये हमारी युवा जनसंख्या ऐसी है। अब इसका एग्जाम्पल अब देखिए, ये जापान के बारे में कहा जाता है 1970 के दशक में ध्वस्त हो गया था। जापान वो है, अगर आपको बता दें, भारत में अगर राष्ट्रवाद की ज्वाला उत्पन्न हुई, उस ज्वाला को आधुनिक समय में इंस्पिरेशन देने वाला देश जापान है। पता है, 1907 में यूरोपीय कह रहे थे हमें कोई हरा नहीं सकता, उनके तेरी की। जापान देखने में छोटे लगे, जिसने चाइना को पटक के मारा उसका नाम क्या है? जिसने दक्षिण कोरिया को लुटा लुटा कर कूटा है उसका नाम क्या है? जिससे रसिया को धूल चटा दिया उसका नाम क्या है? कमाल का है मेरे बच्चों। जिससे आज भी चीन डरता है उसका नाम क्या है? चीन को तो लोटपोट करके ऐसा कूटा है। चीन की जनसंख्या उसे 10 गुनी, और जापान 12 करोड़ की आबादी को लेके, और ओ माय गॉड क्या देश है मेरे बच्चों। अभी तो कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ भूकंप आया है, आपने भी सुना होगा। अगर
नहीं, जो बच्चे सो रहे थे इसीलिए हमारा देश अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर भूकंप 5:36 पे था, वो सोने का समय नहीं था। और जिसको इतने बड़े धमाके पे भी नींद नहीं खुल पाई, वही सच्चा स्टूडेंट है। तो मेरे, अब जरा सोच के देख लो, हमारे यहाँ देखो कई कई बार हम, मत यकीन मानना, हम भगवान के भरोसे चलने वाले लोग हैं। अगर हमारे यहाँ 7-8 रिक्टर स्केल पे कभी ईश्वर न करे भूकंप आए, नहीं पता चला वजीराबाद में तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जानते हो अवैध बस्तियां, हमारे नेता तो सब बसा बसा फुर्सत हो जाते हैं। अरे जब इसे घटनाएं थी, गरीब आदमी तो मरता है मेरे बच्चों। तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। जापान में नॉर्मल भूकंप है। अगर सोच के देखो कैसी धरती पर हम रहते हैं जहां ये सब भूकंप त्रासदी कम से कम आती है। जापान हिलता रहता है, 4-5 का भूकंप तो नॉर्मल है, 7-8 पे कभी कभी आ जाता है। उसमें भी गड़बड़ी से 1-2 लोग कभी हताहत हो गए तो हो गए। उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है। बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ से पहले लालू जी गए थे, वहां बुलेट ट्रेन बैठे, उन्होंने सोचा वहां से बुलेट ट्रेन लाते हैं, बैठे तो उन्होंने कहा और राबड़ी, अरे उनकी बात नहीं। अरे भाई, हमारे देश के बहुत अच्छे रेल मंत्री में एक थे। अब लालू जी वहां पे गए और पैसा थोड़ा कम था। जब उन्होंने थोड़ा पैसा कॉस्ट, तब सरकार ने कहा नहीं इतना कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते, हम पीछे हट गए। वैसे भी लालू जी ने कहा सुबह सुबह हमारे यहाँ रेल पे पता नहीं कितने लोग बैठे रहते हैं, इतनी स्पीड चलेगा तो उनका क्या होगा। लोगों का ना ना उसके लिए हम दीवार बनवाएंगे उनका, तब तो ठीक है भाई। वैसे बिना हमारे यहाँ तो मेरे बच्चों, जापान की बुलेट ट्रेन 600 किलोमीटर रफ्तार चलती है जमीन पे। और आज से 82 से जब से उसका उद्घाटन हुआ है, एक भी बार एक्सीडेंट उसका नहीं हुआ है। जापानी जर्मन क्वालिटी के दुनिया में जाने जाते हैं। और जापानी खास विशेषता है, कभी किसी देश में शिप ले जाने वाले से बात करो, जो जहाज ले जाते हैं इधर से उधर, कैप्टन, उनसे पूछो कि दुनिया में सबसे पाबंद लोग कौन है, तो उनमें नाम आता है जापान। जापान में काम करने के लोगों को बीमारी है। वो खाली वो एक तो समय पर, समय का बहुत पाबंद रहेगा। अगर उसको कह दिया कि आपको 11:30 बजे मिलेगा तो 11:25 में खड़ा रहेगा। वो लेट होने की उसकी आदत नहीं है। हड़ताल कभी करेगा, 4 घंटे काम बढ़ा देगा। जापान में किसी बैंक के सामने आप लग जाओ, तो बैंक का अगर लाइन लगी हुई है तो बैंक का कर्मचारी पहले लाइन खत्म करे, खाना उसके बाद खाएगा। इतने ड्यूटी बाउंड लोग दुनिया में, शायद ही कहीं आपको मिलेगा। अभी एक मैच, स्टेडियम मैच हो रहा था, तो मैच को बाहर जाते समय पहले उन लोगों ने क्या किया, सारे स्टेडियम से कूड़ा बटोरा फेंका, उसके बाद वो घर वापस गए। ऐसा जापान है। यानी 1970 के 1945 में। और अगर जापान की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, 3 आधार वहां पे रहा है। अगर जापान की विदेश नीति का पहला फेज है आक्रामक राष्ट्रवाद, जिसमें रूस को पीटा। और सबसे गड़बड़ा गया मामला, पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। 19 जब सोच के देखो, उस समय पर्ल हार्बर हमले मतलब अमेरिका के मेन नेवल बेस पे हमला कर देना, इतना भीषण हमला हुआ कि अमेरिका एकदम भरमरा गया। अमेरिका ने कहा हिम्मत किसकी हुई, सर ये जापानी है। उनका जापानी इतनी हिम्मत कि हमारे पर्ल हार्बर पे हमला कर देंगे। उसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम का यूज किया, जापान बर्बाद हो गया। और जैसे इसी से आक्रामक राष्ट्रवाद के बजाय जापान की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया, शांतिवादी नीति की। अब जापान ने क्या अपना लिया, शांतिवादी पैसिफिक फॉरेन पॉलिसी। आक्रामक राष्ट्रवाद से जापानी घूम गए शांतिवादी नीति की तरफ। लेकिन अब शांतिवादी नीति का एग्जाम्पल आप देखेंगे, जापान एकमात्र ऐसा देश है जो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, परमाणु हथियारों का विरोधी है। चाहे तो 24 घंटे के भीतर परमाणु हथियार बना लेगा, इसके बावजूद नहीं बनाता। क्या हो गया, दूसरी बात है
जापान के संविधान में लिखा गया है कि वो केवल पीस कीपिंग फोर्स रखेगा, वो केवल शांति सेना आत्मरक्षा की फोर्स रखेगा। संविधान में अभी भी जापान ने क्या लिखा गया है? जापान के संविधान में केवल आत्मरक्षा के लिए सेना का प्रावधान है। ये बहुत बड़ी बात है। जापान के संविधान का आर्टिकल 9 में वहीं से हमने प्रेरणा ली है जो आर्टिकल 51 लिखा है। हम भी कम शांतिवादी नहीं रहे हैं। हम भी आर्टिकल 51 में क्या लिख दिया? अंतर्राष्ट्रीय शांति, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बढ़ावा देना, तो परमाणु हथियारों का न होना। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जापान दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आबादी महज 12 करोड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी ये इकोनॉमी हथियारों पर बेस नहीं है। इन्होंने ये इकोनॉमी हथियार बेच के नहीं बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। बिना हथियारों की इतनी बड़ी इकोनॉमी बना लेना। और जापान की टेक्नोलॉजी अमेरिकन को पीछे करती है। जनरल इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा हिस्सेदार जापानीज है। मतलब मित्सुबिशी, तोशिबा, ये सब का कंट्रोल अमेरिका की ज्यादातर इंडस्ट्रीज पे है। और आप भारत में देख ही रहे हो, सारी कंपनी, सोनी, टोयोटा, होंडा, सब किसकी है? जापान की। घर घर उद्यम चलता है। जापान की पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है। पूरी इकोनॉमी जितनी कंपनियां हैं सब प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन कर्मचारी को भी काम से निकाला नहीं जाता, तो कर्मचारी भी उतना ही पाबंद है। तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटी देखना चाहते हो जापान में। आर्थिक समृद्धि के कारण होते हैं। लेकिन तीसरी बात, अब जापान की फिर से जापान की फॉरेन पॉलिसी में पुनः राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। पुनः राष्ट्रवाद कैसे बढ़ रहा है? इधर कौन आ रहा है? चीन। इधर पड़ोसी कौन है? बेवड़ा उत्तर कोरिया। याद रखिए, चीन जैसे से आगे बढ़ रहा है, चीन कह रहा है सेंकाकू आइलैंड जो है, चीन कह रहा है सेंकाकू आइलैंड किसका है? चीनी का है। अब सेंकाकू आइलैंड के बारे में चीनियों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है, ये हमारा है। उत्तर कोरिया जिस तरीके से परमाणु परीक्षण करता है और हर तीसरे दिन एक मिसाइल मारता है, मिसाइल कभी जापान के ऊपर, कभी जापान नीचे जा रही है, तो आपके आसपास तो रोज ही गोलाबारी होती रहेगी, तो आप कुछ होगा कि नहीं होगा? और याद रखिए, पूरी इंडियन ओशन में जैसे जैसे चाइना की नेवी बढ़ रही है, जैसे चीन ने हमारे साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर व्यवहार किया है, वैसे चीन का व्यवहार सेंकाकू आइलैंड के मुद्दे पर है। जापानीज से बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, अमेरिका का हाल आपने देख लिया, यूक्रेन को बचा नहीं पाया। अमेरिका यूक्रेन को बचा नहीं पाया तो अमेरिका जापान दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का वादा करता है। ये किस हिसाब से भरोसा करेंगे? इसे अगर चाइना का राइज हो रहा है तो बगल में कौन है? इंडिया है। इसलिए भारत जापान को जुड़ जाना चाहिए या नहीं जुड़ जाना चाहिए? दुश्मन साझा, शासन साझा, दृष्टि साझी, चिंता हित, दोस्ती होगी या प्राकृतिक मित्रता होगी? याद रखिए, रसिया के साथ प्राकृतिक मित्रता नहीं हो सकती, तानाशाही है। और हमारा, ओ माय गॉड, फिर देखो हमारे चेले, जापान क्या है? चेला। लेकिन आपको पता है, जापानी लोग हमारी सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत आपत्ति उठाते हैं। अभी हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई अपने ओरिजिनल शेड्यूल से लेट हो गई। अच्छा, कुछ शेड्यूल में लेट होना स्वाभाविक था क्योंकि बीच में कोविड आ गया। जापानी ये बात समझते ही नहीं, कोई चीज लेट कैसे हो सकती है। अब हमको समझाने का प्रयास करते हैं, यार हमारे यहाँ लोग तसल्ली बख्श रूप में काम करते हैं। हमारे जो ऑफिसर होते हैं, आप याद रखो, काम को टरकाते रहते हैं, अटकाना, लटकाना, भटकाना।
ऑफिस ऑफिस आपने देखा है मूवी? हमारे यहाँ आदमी आदमी को पेंशन लेने के लिए जूते घिस देने पड़ते हैं। हमारे नारायण मूर्ति ने एक अपनी लिखी किताब, उनका जब मुझे एक कंपनी भारत में खोलनी हुई तब मुझे समझ में आया कि नौकरशाही की मकड़जाल कैसी है। जापान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अधिकारी फाइल फाइल खेलते हैं, यहाँ की फाइल वहां की। इसलिए गति शक्ति स्कीम इसलिए बन, गति शक्ति स्कीम जैसी लोग ऐसे देशों के लिए है। फाइल फाइल मत खेलो। आपका डिसीजन क्या है, कब आपके यहाँ ये चीज आई हो, कब आपने डिसीजन दिया, तुरंत आपको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस, इसलिए आप देखोगे पहली बार सरकार क्या कर रही है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट बना रही है। ये प्रोजेक्ट शुरू होगा इतने साल में इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये कहां से इंस्पायर्ड है? और जापान, याद रखिए जापान वो देश है, ईस्ट का पूरा डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जापान का। ईस्ट का डेवलप करने में जापान का, जिसे चाइना ने सीखा वो जापान है। और हमारा तो चेला है। बौद्ध धर्म कहाँ गया था? हमारा जो बौद्ध भिक्षु था बोधिसेना, वही 8वीं शताब्दी में ले गया यहाँ सिंका, वहां पे कोट क्योटो, वहीं से बौद्ध धर्म का पौधा जापान में लगा। और बताओ चेला इतना आगे बढ़ गया, गुरु यहीं पे। चेला गुरु को भूल गया या गुरु चेले को पहचान नहीं पाया? लिखने की बात मेरे बच्चे, क्या लिखा आपने? भारत जापान, पहला हेडिंग लिख लीजिए। साझा खतरा, पहला हेडिंग है साझा खतरा, ब्रैकेट में चीन का उभार। चीन का राइज, साझा खतरा चीन का उभार, पहला पॉइंट। 21वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में चीन के शक्तिशाली उभार के कारण 21वीं शताब्दी में चीन के शक्तिशाली उभार के कारण न केवल क्या लिखा, न केवल विश्व व्यवस्था, न केवल विश्व व्यवस्था में बदलाव ला रहा है, न केवल विश्व व्यवस्था में बदलाव ला रहा है, अपितु एशियाई शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अपितु एशियाई शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अगला पॉइंट, जापान परंपरागत रूप में अमेरिका जापान परंपरागत रूप में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर
अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहा है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल ही में यूक्रेन संकट को देखने से यह पता चलता है हाल ही में यूक्रेन संकट को देखने से पता चलता है कि अमेरिका पर सुरक्षा के लिए अति निर्भरता अमेरिका पर सुरक्षा के लिए अति निर्भरता व्यवहारिक नहीं है। अमेरिका के लिए सुरक्षा पर अति निर्भरता व्यवहारिक नहीं है। अगला पॉइंट, चीन। चीन का एक और जापान के सेंकाकू द्वीप चीन का एक और सेंकाकू द्वीप क्षेत्र पर अपना दावा किया जा रहा है। सेंकाकू क्षेत्र पर अपना दावा किया जा रहा है। तो दूसरी ओर भारत के सीमा पर भी चीन की नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। चीन की नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। चीन की बढ़ती उपस्थिति से चीन की बढ़ती उपस्थिति से हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन सागर में भी भारत और जापान के हित एक दूसरे से मिलते हैं। भारत और जापान के हित एक दूसरे से मिलते हैं। बात ध्यान रखने की है, जापान का सारा तेल गैस किधर से आता है? जापान के सारे जहाज किधर से आते हैं? इधर से। और जाते कहां से हैं? साउथ चाइना सी से। ये साउथ चाइना सी क्या है? यहां पे जापान जाना है। सवाल है कि इंडियन ओशन में इधर एक जापानी शिप जा रहा था और हौथी सियाओं ने 2-4 रॉकेट मारा,
कि कंजर पंजर हो गया, तुरंत उन्होंने फोन किया, भाई कहाँ हो? हमने कहा लोकेशन भेजो। जापान ने तुरंत लोकेशन भेजा, उसका दंदना करके मारा, दो दो लाफा। और जापानी को सुरक्षित भेज कहा, हमने कहा उनका थैंक्स भाई, हमने कहा एनी टाइम। ये दोस्ती है मेरे बच्चों। और दूसरी बात, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में आजकल दक्षिण चीन सागर में जिन जहाजों को देखो, चीन उसी की सबको तलाशी ले रहा है। जापान इधर ही फंस गया। चीन ने कहा, इस जहाज को कहां से ला रहे हो? जापान ने कहा, क्या है, तेल है, गैस है, तुम रोकना क्यों चाहते हो? चीन ने कहा, अभी सीरिया का दादा मैं हूं। जापान ने फोन किया, भाई यहां भी आओगे? हमने कहा, भाई थोड़ा ज्यादा डिफरेंट मामला है। हमने कहा, एक बात बताएं, तुम उधर अमेरिका को बुलाओ। और जैसे दक्षिण चीन सागर में उधर जापान के जहाज को चीन ने रोका था, उधर से अमेरिकी शिप आया। उसके बाद भारत ने कहा, अब मैं आता हूं। एक खास बात है, इसलिए हम साथ साथ हैं। साथ साथ रहे, अलग अलग रहे? क्यों? आगे लिख लीजिए। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप भारत और जापान के बीच निम्नलिखित मंच पर सहयोग हो रहे हैं। भारत और जापान के बीच निम्नलिखित मंच पर सहयोग हो रहे हैं। ए 2+2, ए 2+2, 2+, बिल्कुल अमेरिका की बात याद रखें, सारे मुद्दे वही हैं, सारी बातें वही। सेकंड, क्वाड, क्वाड। तीसरा, लॉजिस्टिक सहयोग, लॉजिस्टिक सहयोग जिसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट कहा जाता है। एक्विजिशन एंड क्रॉस, ACQ, एक्विजिशन ACQ। जैसे अमेरिका का लेमोआ है, जापान के साथ क्या है? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, एक ही बात है। लेमोआ कहो, लॉजिस्टिक समझौता कहो। जब याद रखिए, जापान से अच्छा 2+2 क्यों होगा? 2+2 क्यों होगा? इंडियन ओशन, दक्षिण चीन सागर, इंडियन ओशन को रूल बेस बनाए रखना, इंक्लूसिव बनाए रखना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आगे बढ़ाना, सारी वही बात। तो जब हमने और क्वाड में क्वाड लिख लिया, क्वाड में भी है 2+2 है। इसका मतलब है जापान के साथ संबंध आर्थिक है, अब सामरिक हो गए। इतना ही नहीं, अभी क्या हो रहा है, हमने जापान को फोन किया, हमने कहा भाई देखो, तुम बहुत शर्माते रहे हो, इंडियन ओशन में नहीं आएंगे, और हम भी 2014 पहले थोड़ा बुलाने से बचते थे। और इधर जब से 2014 सरकार आई है, खासतौर पे 2014 में इधर प्रधानमंत्री मोदी, और उधर 2012 में शिंजो अबे, वो भी राष्ट्रवादी, ये भी राष्ट्रवादी,
उनकी भी राशि कन्या, इनकी भी राशि कन्या। और मेरे बच्चों, इसलिए आप देखोगे मोदी ने क्या किया, शिंजो अबे को ऐसा फांसा, ले गए वाराणसी। अब गंगा का आरती क्या जापानी को समझ में आएगी, लेकिन आरती उरती कराया, वो बताया देखो यही तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। और फिर सारनाथ ले गए, उनका देखो गुरु के लिए कुछ करोगे नहीं करोगे। संजीव ने कहा जो कहो। उनका बुलेट ट्रेन, कहा यस बुलेट ट्रेन ले जाओ। कहा वाराणसी में, थोड़ा सा वाराणसी में बीएचयू का कैंसर हॉस्पिटल, एक कन्वेंशन सेंटर, उनका ले जाओ। इसके पहले बनारस जैसे सिटी में बीएचयू है, उसके बावजूद हमारे पास कोई बढ़िया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नहीं था। घाट पर बैठ तक कब तक भांग मलोगे। बनारस को किसके लिए सांड के लिए जाना जाता था, बनारस किसके लिए फेमस था, सन्यासी, सांड, सीढ़ी। ज्यादा आगे मत बढ़ो मेरे बच्चों, इसलिए कमाल की बात है। और हमारा देश भी, हमारा देश जानते हो मेरे बच्चों, हमारे हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी काम किया जाए तो उनको पता नहीं क्यों दर्द होता है। अरे कुछ काम करने दो यार, उसके बाद देखेंगे अच्छा क्या है। काम होने से अच्छा है, न होने से अच्छा कुछ तो हो रहा है। कमाल की बात है। और आपको पता है, कभी कभी अरे कभी आप बाहर जाओगे तब देखोगे, सऊदी अरेबिया चले जाओ, मक्का क्या जबरदस्त बना रखा है। आपको दिखने में एकदम से, मतलब ऐसा कोई कोई भी आदमी जाए जिसको जो उसका धर्म का हो ना हो, तभी देखने में अच्छा लगेगा। और वाराणसी में सोचो, विदेशी पर्यटक कहाँ जापानी, कहाँ टूटे फूटे आ रहे हैं, लेकिन हम गौ माता गाय के पीछे भागे जा रहे थे। अरे कुछ तो अच्छा बनाओ, टूरिस्ट मिलेंगे, लोग आएंगे, पैसा देंगे। कितनी बार प्रयास हुआ। इसलिए पर क्योटो, क्योटो क्लासिकल एग्जाम्पल है। जापान ने क्या किया है, एकदम शहर बिल्कुल हाईटेक किया है, लेकिन उसकी परंपराओं के साथ। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा करो, क्योटो और वाराणसी को ट्विन सिटी बनाओ, ट्विन सिटी, ये दोनों जुड़वे हैं। जापान ने कहा बिल्कुल बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आरती उरती करवाया जाके, और प्रधानमंत्री 3 तक बात ध्यान, जापान के प्रधानमंत्री आए थे, भाई अमीर आदमी है, ये तक ध्यान रखा था कि इसको किस होटल में खाना खाएंगे, कुर्ता पैजामा बनवा के रखा था। और हमारे दोस्त ऐसे हैं जो एक दिन दोस्त को चाय पिलाएंगे, गिरने लगेंगे, 2 दिन चाय पिलाया, तीसरे दिन तुम नहीं पिलाया। ऐसे दोस्ती होती है। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे हैं जो गिफ्ट देकर काउंट करते हैं, अच्छा इतने ग्राम का अंगूठी इनको दी थी, उतने ही ग्राम का नहीं तो नहीं देंगे। ऐसे नहीं रिश्ते चलते मेरे बच्चों, पहले देना सीखो, उसके बाद इतना मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। जापान को बुलाया, उसके बाद तो सोचो। और जापान के प्रधानमंत्री खुश हो गए, उनका आने वाले समय में भारत जापान संबंध सबको पीछे छोड़ देंगे। हमने पूछा सिंजो भी साहब ज्यादा तो नहीं बोल गए, उनका हाँ सबको। कुछ लोगों ने कहा ना ना कैसे सबको पीछे छोड़ दोगे, अरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर दोगे। उनका पहले हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हमका दैया रे दैया, इतना मोहब्बत, कमाल की बात है, लिखने की बात है मेरे बच्चे। अच्छा अब शायद इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं, 2+2 क्वाड, बात तो वही है जब, बस 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद में चेंज कर दें। हाँ अगले पैराग्राफ से, समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नियमाधारित विश्व व्यवस्था, समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, नियम आधारित विश्व व्यवस्था,
तथा तथा समुद्री संचार के सर्वसमावेशी समुद्री संचार के सर्वसमावेशी होने के दोनों समर्थक है। और भारत जापान संबंधों में बढ़ता सामरिक झुकाव भारत जापान संबंधों में बढ़ता सामरिक झुकाव एक नए युग का परिचायक है। बढ़ता सामरिक झुकाव नए युग का परिचायक है। देखिए मामला ये था क्योंकि परंपरागत रूप में भारत जापान संबंध तो आर्थिक माने जाते थे, और करंट अफेयर क्या हो गए भी आपको बता दें। जापान हथियार बेचना चाहता है, अब बेचना चाहता है, पहले नहीं बेच सकता, और हथियार का सबसे बड़ा खरीदार। लेकिन याद रखिएगा पैसे का मामला फंसता है। जापान के सामान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्वालिटी तो बहुत है, पैसा भी तो बहुत ज्यादा लेता है। इसलिए आज तक भारत जापान के साथ कोई डिफेंस डील हो नहीं पाई है। तो 3-4 साल से बातचीत चल रही है, यूट्यूब पे बातचीत चल रही है। जापान के पास ऐसा फाइटर प्लेन है जो समुद्र में उड़ा लैंड करवा देगा और समुद्र से टेक ऑफ करवा देगा। पैसा बहुत ज्यादा है। तब सवाल ये है, पता चला कि इतना महंगा सामान खरीदने में तो सब चैलेंजेस है। तो कभी वो हो जाएगा तो करंट अफेयर आपको दिखेगा। हेडिंग लिख लीजिए, भारत के आर्थिक विकास में सहायक। भारत के आर्थिक विकास में सहायक है, ब्रैकेट में महाशक्ति की आकांक्षा में सहायक। भारत के आर्थिक विकास में सहायक या महाशक्ति की आकांक्षा में सहायक। लेकिन कल